खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे तुम्हारी रजा क्या है। आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेशल सीरीज के स्पेशल एपिसोड में। और आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिसने अग्निवीर एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन हासिल करके अपने सपने को सच कर दिखाया है। तो चलिए देखते हैं उस बच्चे की जर्नी क्या रही है, किस तरीके से उसने अपने सपनों को पूरा किया है। एक गांव देहात से निकलकर अपने सपने को साकार इस बच्चे ने किया है। हाँ तो साहिल, तो स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी जर्नी क्या रही है। हमारे स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे कि काफी स्टूडेंट जो है सपना देखते हैं इस पोस्ट को पाने के लिए। तो आप प्लीज अपना जर्नी मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया, किस तरीके से तैयारी की और स्पेशली फेज 2 को आपने किस तरीके से क्लियर किया, वो जर्नी आप प्लीज स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। सर सबसे पहले तो मैं आता हूँ रिटन एग्ज़ाम पे। तो रिटन एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है और इससे अधिक ज़रूरी होता है कि हमारा जो 11th और 12th का जो बेसिक हो वो अच्छा रहे। और अगर हमें अच्छी तरह से गाइडेंस मिलती रहे तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अराउंड 44 मार्क्स स्कोर किया है एयरफोर्स रिटन एग्ज़ाम में एक्स ग्रुप में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मेरा सर मैथ्स बहुत अच्छा था, तो 40 to 50% मैंने वो अपने आप कर लिया। और ज़्यादा हेल्प मेरे को एग्जामपुर में जो ताहिर सर हैं उनसे मिली। और इसके अलावा सर फिजिक्स की मैंने 11th और 12th की NCERT पढ़ी और इसके अलावा रेफरेंस बुक पढ़ी जो कि SL अरोड़ा है। और इंग्लिश मैंने ये है कि बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल जैसे नीतू सिंह मैम की, तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत किया। और ये है कि मेरा जस्ट पासिंग स्कोर मेरा बन गया और इंग्लिश में भी मैं क्वालिफाई हो गया। सर रिटन एग्ज़ाम होने के बाद ये मेरा पहला GD था। मेरा पहले ये रिटन एग्ज़ाम था और पहले GD था। मेरे को इसका बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये कैसा होगा, कितनी इसमें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इसका लेवल की क्या हो, हार्ड है, इजी है। सर ने मेरी हेल्प की और मैंने सर से कोचिंग ली और इंस्ट्रक्शन ली। इन्होंने मेरे को सिटिंग पोस्चर, वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ इंटरेक्शन कैसे करनी है वो बताया और जिससे मेरे को GD में बहुत हेल्प मिली। फिजिकल के लिए तो मैं पहले से प्रिपेयर था। और ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने रिटन क्वालिफाई किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फेज़ 2 में क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी तैयारी करने से पहले। एग्जामपुर ने और हमारी टीम ने किस तरीके से मदद किया, ये आप थोड़ा जरा बताएं। सर फेज़ 2 में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हेजिटेशन। जिस बच्चे के अंदर हेजिटेशन होगी तो उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगी कि वो फेज़ 2 क्लियर करे। और जिसके अंदर अगर उसको नॉलेज कम है और उसके अंदर हेजिटेशन कम, नॉलेज लेवल से थोड़ा कम है और लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन नहीं, तो वो इजीली फेज़ 2 क्वालिफाई कर सकता है। फेज़ 2 क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज से ज़्यादा हेजिटेशन को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या है कि नॉलेज अगर एवरेज भी है वहाँ पर और कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो बच्चे का सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। यस सर। ठीक है, देखिए बच्चे, ये बात हमेशा मैंने भी जो है मार्क की है और हमारी टीम सत्यदेव सर मैं हमेशा से आप लोगों के लिए लगे रहे हैं कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। इस बच्चे ने भी एक चीज़ बच्चे यहाँ पे मार्क की है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चे, मतलब आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके 7% मैटर करते हैं। 93% आपका द वे यू स्पीक, किस तरीके से आप बोलते हैं, आपका पोस्चर्स क्या है, अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की देखी जाती हैं फेज़ 2 के अंदर। तो मैं जानना चाहूँगा साहिल आपसे कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले शीट मिलती थी, अब आपको जो है SSS जो है मतलब ऑफिसर जो है उसको बोलते हैं, आपको जो है वो क्या करना होता है, वो नरेशन करते हो, हमें उस पर लिखना होता है। तो उसमें कितना सही लिखना ज़रूरी है? क्या उसमें ग्रामेटिकल करेक्ट होना ज़रूरी है? क्या ग्रामेटिकल सही तरीके से ग्रुप डिस्कशन में ऐड करना ज़रूरी है? वो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि क्या होता है बेसिकली उसमें, आप प्लीज़ बताइए। नहीं सर, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि बोलते वक्त वहाँ पर मैंने भी 2-4 गलतियाँ तो मैंने भी करी दी थी, लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने मैं सिलेक्ट कर लिया था। मेन वाक़या है कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं उनको वो टर्मिनेट करते हैं, उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो फेज़ 2 के अंदर ऐसा होना चाहिए कि 2 या 3 से 4 बार हमें पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो बेस्ट रहता है। बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा बच्चे ने बोला। बच्चे, ये बात हमने भी आप लोगों को काफ़ी बताई है कि अगर आप 2 to 3 टाइम्स एंटर कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर तो उससे आपकी प्रेजेंट है जो वो दिख जाता है कि हाँ भाई आप कहीं ना कहीं उसके अंदर हैं। तो ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ओवर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं लगेगा कि आप कहीं ना कहीं औरों को मौका नहीं दे रहे, और अगर कम भी बोलोगे तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको मीडियम रहना है, राइट? यस सर। नॉर्मल रह के आप लोगों को बात करनी है, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा बताइए प्लीज़, क्या इंग्लिश में किस तरीके का क्या देखने को मिला, कितना वहाँ पे जो एवरेज था स्टूडेंट्स का? नहीं सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बोलते समय सभी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन अगर कम हो तो फेस टू क्लियर करना बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा बच्चे ने जो यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले मतलब आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जर्नी क्या रही, मतलब फर्स्ट डे आप जब गए तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस था, कौन कौन सा लेवल था, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश। तो स्टार्टिंग में तो जाते समय उन्होंने फिजिकल के लिए कराया था, उसमें 1600 मीटर रेस थी जिसकी टाइमिंग 7 मिनट थी। 7 मिनट के अंदर उसको बच्चे को रेस पूरी करनी थी। उसके बाद हमारे सिटअप्स थे, स्क्वाट्स थे और पुशअप्स थे, तो उन्होंने भी उसमें भी ज़्यादा बच्चे नहीं निकले, सभी ने लगभग क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद एसआरटी एग्ज़ाम, वहाँ पर ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ क्लियर नहीं कर पाए थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ टर्मिनेट हुए थे। एसआरटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, अब था अब की बार ओके। तो एसआरटी में हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत से बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि एसआरटी इतना मुश्किल नहीं आता, तो वो एसआरटी में ही मार खा जाते हैं। ओके, पीएफटी का क्या कुछ रहा? क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा कि 2 बार, जैसे 2 बैच हमने भी पढ़ाए हैं, मैक्सिमम लोग जो है मतलब स्टूडेंट जो है कैंडिडेट वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बाहर हो जा रहे थे, तो उसमें अब की बार क्या स्कोर रहा, मतलब किस तरीके से क्या चीज़ें रही? नहीं सर, 90% बच्चे तो उनका तो क्लियर हो गया था। 10% कुछ ऐसे थे जो नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू मतलब उनका वेट ज़्यादा था, ओके। या फिर किसी चीज़ कोई बीमारी थी, ऐसे ही बच्चे बाहर निकल रहे थे, लेकिन पीएफटी इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहा? उसके बाद सर एसआरटी के बाद? एसआरटी के बाद उन्होंने 2-3 घंटा हमें वेट करने के लिए कहा, तो फिर उसके बाद उन्होंने 15 बच्चों का बैच बुलाया, और जीडी हमारा पहला ही बैच था, तो हमारे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे निकले थे। वो भी इसलिए निकले थे कि वो बोल भी नहीं रहे थे। उन्होंने एयरफोर्स वालों ने उनको दोबारा मौका भी दिया बोलने का, लेकिन फिर भी वो कम ही बोल रहे थे, तो वो इसलिए निकले थे। तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी मैटर वहाँ नहीं करता, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इजीली क्लियर हो जाए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जो वहाँ के अंदर का जो प्रोसेस था, मतलब ग्रुप डिस्कशन का, क्या एसएसएस ने किस तरीके से टॉपिक को बोला था, किस तरीके से स्टूडेंट ने निकला, वो टाइमिंग कितना दिया था, वो भी एक बार बता सकते हैं? ऐसे सर ने रीड करने के लिए रीड किया था, और फिर हमें साथ के साथ लिखने थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके बाद उन्होंने हमारे को 10 मिनट दी थी लिखने के लिए। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद नरेशन करवाई थी, जैसे नरेशन करवाई थी। तो नरेशन कितने मिनट का था? नरेशन हर बच्चे को 2-2 मिनट मिल रहा था। ओके। उनमें फिर उसके बाद नरेशन ख़त्म होते ही अपने आप उन्होंने कहा कि ग्रुप डिस्कशन अब अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन कितनी देर चला? ग्रुप डिस्कशन सर 5 मिनट्स। ओके, मोर देन 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स आपका डिस्कशन चला। ठीक है। तो ये कुछ रहा। उसमें से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आपके बैच में? सर 15 में से 12 हुए थे, 3 बार हुए थे। अच्छा, 3 बाहर हुए थे। उसके बाद का प्रोसेस क्या रहा जीडी के बाद? उसके बाद सर मेडिकल के फॉर्म भरवाए थे, और तुरंत ही मतलब मेडिकल का फॉर्म? यस सर। ओके, उसके बाद? 2-3 दिन बाद हमारा मेडिकल था सर। ठीक है, तो मेडिकल में क्या मतलब बोलना चाहोगे? काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं क्वेश्चंस होता है कि सर क्या मेडिकल हमें पहले से करा लेना चाहिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर सच बताऊं तो एयरफोर्स के अंदर मेरे को सबसे मुश्किल तो मेडिकल एग्ज़ाम ही लगा, क्योंकि मेरे को भी एक पॉइंट मिल गया था, मेरे शरीर पे हल्की ही एलर्जी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को एक डिजीज़ एटोपिक एक्जिमा नाम का कोई पॉइंट दे दिया था, तो उसको क्लियर कराने के लिए भी मेरे को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल एग्ज़ाम देते वक्त बिल्कुल बार नॉर्मल रहे, हेजिटेट ना हो। ठीक है, ईसीजी एग्ज़ाम बिल्कुल ध्यान से दे, बहुत से बच्चों का ईसीजी में पॉइंट निकल आता है, और फिर री मेडिकल के लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। जो बच्चे का अगर मेडिकल क्लियर हो जाता, ग्रीन कार्ड पहले ही मिल जाता तो बेस्ट है। री मेडिकल में उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि सर मेरा भी री मेडिकल हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, तो उन्होंने मेडिकल तो 2 दिन में कर दिया था, लेकिन मेरे को ग्रीन कार्ड 5 दिन में दिया था। अच्छा, मतलब ग्रीन कार्ड आपको 5 दिन में मिला री मेडिकल देने के बाद? सर। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे बहुत अच्छा साहिल ने बताया है कि अगर आप कोशिश करें अपनी मेडिकल जो आप पहले से करा लीजिए तैयारी से पहले, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि हाँ ये आपके अंदर कमियां हैं और इस तरीके से किस तरीके से मतलब उसको आप ठीक कर सकते हो। तो मेडिकल करा लेना बच्चे बहुत ज़रूरी रहता है, वो हमारे हेल्थ वाइज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद का जो प्रोसेस है क्या कुछ रहा? उसके बाद तो मेडिकल के बाद तो सर जिन बच्चों का क्लियर हो गया था उनको तो ग्रीन कार्ड मिल गया, जिनका क्लियर नहीं हुआ था उनको रेड कार्ड मिल गया, और उनको घर भेज दिया। फिर उनको 21 डेज़ का टाइम दिया गया। 21 डेज़ के बाद उनको फिर दोबारा मेरा तो जैसे बेंगलोर ही आया था, वो कमांड सेंटर था कोई, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वहाँ भी मेरा मेडिकल था। तो मैंने आपको बताया कि फिर वहाँ मेरे को 2 दिन लगे। 2 दिन में मेरे को पता चल गया था कि मैं फिट हूँ।
फिर उन्होंने ग्रीन कार्ड देने में ज़्यादा टाइम लगा दिया था। अच्छा, ये 21 डेज़ का टाइम क्यों दिया? ऐसा कि अगर कोई टेम्परेरी डिफेक्ट हो तो किसी के अंदर कोई टेम्परेरी रिजेक्शन के लिए उसको, वैसे तो उसको परमानेंट वो करते हैं, परमानेंट रिजेक्शन कराते हैं, लेकिन वो अपने आप ही फॉर्म भराते हैं रीअपील का। तो जब रीअपील का फॉर्म भरते हैं तो उनको 21 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि इसमें अपना वो इलाज करवा ले, अगर कोई इनको टेम्परेरी कोई डिजीज़ हो तो। ओके, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद का क्या प्रोसेस रहा? मतलब मेडिकल के बाद तो सर ग्रीन कार्ड मिलने के बाद हम घर आ गए, तो फिर 2 महीने बाद हमारी PSL लिस्ट आई, और PSL लिस्ट में आपको अब की बार ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी नहीं, वही कट ऑफ रही। फिर उसके बाद मतलब मेरिट लिस्ट लगी, राइट? हाँ, 15 दिन बाद इनरोलमेंट लिस्ट आ गई थी, तो उसमें मेरा मेन में हो गया था। अच्छा, मेन में हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा वो बताएंगे? ज्वाइनिंग लेटर वगैरह किस तरीके से रिसीव हुआ? ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट मेरा नहीं आया, वो डाउनलोड करना होता है इक्वल लेटर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ बैंक डिटेल मांगते हैं, तो वो भर के और तब बाद में वो इक्वल लेटर डाउनलोड होता है। ओके, तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब है? ज्वाइनिंग सर में 26 को है। ओके, कहाँ पर? ATS बेलगावी। ओके, देखो बच्चे ने अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग है 26 जून को बच्चे यहाँ पे, और 26 जून को इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये सफ़र बच्चे बहुत अच्छा मतलब रहता है, मतलब एक प्राउड महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं ये कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलना चाहूँगा साहिल को कि इतना अच्छा जो है बच्चे ने कर दिखाया। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चे, साहिल को मैं जानता हूँ क्योंकि एक गाँव देहात से निकला है, और इस बात की जो एक यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है बच्चे, वो है कि हिम्मत चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, कुछ करने के लिए। अगर आपके अंदर हिम्मत और साहस है ना, आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो साहिल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया अभी ये पूरा प्रोसेस रहा, तो मतलब तैयारी से पहले और तैयारी के बाद अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब अच्छा ही लग रहा है सर कि सिलेक्शन हो गया। ये मेरा सपना भी था, ड्रीम भी था कि मैं डिफेंस फोर्सेस में जाऊँ। मैं इससे पहले मैंने NDA की प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो लेकिन अब एयरफोर्स में हो रहा है तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था जब मेरा पूरा हो चुका है। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया कि वो स्टूडेंट जिसका इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, क्या वो एयरफोर्स फेस 2 क्लियर कर सकता है? सर क्लियर तो कर ही सकता है, अगर कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर बोलने का, ओके, वर्बल कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो तो। ओके, तो बहुत बढ़िया। देखिए, बच्चे ने ये भी बोला है कि वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो वो क्लियर कर सकता है। देखिए बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामपुर जो है आप लोगों को कम्युनिकेशन क्लासेस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और आपकी हर एक चीज़ पे काम करता है, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, गांव देहात के बच्चे होते हैं तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता, तो उन चीज़ों पे हम काम करते हैं। क्योंकि अभी सभी जानते हैं कि आप लोगों को आर्टिकल भी लिखना होता है खुद से, राइट? ऐसा भी है? यस सर। हाँ, तो आर्टिकल भी लिखना होता है, वो कब लिख पाओगे? जब आपको थोड़ा सा बच्चे आता होगा। हाँ, आपको उसमें मास्टर नहीं होना है, आपकी मास्टरी नहीं चाहिए वहाँ पे। हाँ, इतना हो कि आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आप जो एक्सप्रेस कर पाएं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? और वही चीज़ वहाँ पे जो है देखी जाती है। तो बच्चे, ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है सारे आपके जो डाउट्स हैं वो सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी डाउट हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा रहा हमारा इंटरेक्शन आप सभी के साथ, प्लीज़ अपने जो ऑनेस्ट कमेंट जो है, आप जो अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और बच्चे के साथ, एक और सिलेक्शन के साथ। हो सकता है कि वो दूसरा सिलेक्शन आप सभी का हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।